हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेई नीट स्टडी सर्कल। आज हम क्लास 12 बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जो कि है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। सो लेट्स स्टार्ट। मैंने एनसीईआरटी खोली हुई है, तो एनसीईआरटी की मैं लाइन बाय लाइन रीड करूँगी और साथ के साथ एक्सप्लेन करते जाऊँगी। तो इस चैप्टर में बेसिकली हमने दो चीज़ें पढ़नी है जो कि है एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ पे इन्होंने बोला है ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म कैन लिव ओनली फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। The period from birth to natural death of an organism represents its lifespan। तो इसका क्या मतलब हुआ, किसी भी ऑर्गेनिज्म का बर्थ से लेके उसके नेचुरल डेथ तक जो पीरियड होता है उसे हम लाइफ स्पैन कहते हैं। अब नेचुरल डेथ क्या होती है? नेचुरल डेथ होता है कि ऑर्गेनिज्म की जो डेथ है वो किसी एक्सीडेंट की वजह से नहीं हुई है, किसी ट्रॉमा की वजह से नहीं हुई है, एक नेचुरली हुई है। अब आगे देखते हैं क्या है कि लाइफ स्पैन जो होता है वो वो ऑर्गेनिज्म के साइज़ पे डिपेंड नहीं करता है। फॉर एग्जांपल हमने देखा क्रो और पैरट, इन दोनों की लाइफ स्पैन बहुत डिफरेंट होते हैं जबकि इन दोनों का साइज़ ऑलमोस्ट सिमिलर है। एंड सिमिलरली मैंगो ट्री और पीपल ट्री, इन दोनों का साइज़ भी सिमिलर होता है, पर लाइफ स्पैन मैंगो ट्री का बहुत शॉर्ट होता है कंपैरिजन में पीपल ट्री के। लाइफ स्पैन चाहे कुछ भी हो, हर ऑर्गेनिज्म की डेथ ज़रूरी है। इसका मतलब कि कोई भी ऑर्गेनिज्म इमॉर्टल नहीं है एक्सेप्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स क्यों बोला है इन्होंने कि उनकी नेचुरल डेथ नहीं होती है, वो इमॉर्टल होते हैं एक तरह से। ऐसा इसलिए क्योंकि जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं वो आपका देखो यहाँ पे ऐसे डिवाइड करते हैं, ये पेरेंट होगा और इसी सेम पेरेंट से दो डॉटर सेल्स, जैसे हम अमीबा में देखते हैं, दो इसमें से ऑफस्प्रिंग्स निकल के आ जाएंगे। अब इससे क्या होता है, जो हमारा ये पेरेंट होता है ये ख़त्म हो गया, ये दो में डिवाइड हो गया, तो एक तरह से ये आगे लिव ऑन करता है अपने ऑफस्प्रिंग के थ्रू। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स इमॉर्टल होते हैं। अब आगे इन्होंने क्या बोला है, Given this reality, have you ever wondered how vast number of plant and animal species have existed on Earth for several thousands of years? There must be some process in living organism that ensure this continuity। तो इन्होंने बोला है कि आपने सोचा होगा कि इतने ज़्यादा वैरायटी होती है प्लांट्स की, एनिमल्स की, हमारे वर्ल्ड में प्लांट्स और एनिमल्स की, तो ये हमारे अर्थ पे इतने थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से रह रहे हैं, तो ये कैसे इनका कंटिन्यूएशन चलता है। तो इसके लिए ऑफ कोर्स कोई प्रोसेस होगा और वो प्रोसेस है रिप्रोडक्शन, जो कि हम आगे देखेंगे। ओके, सबसे पहले इसमें से कुछ लाइफ स्पैन इन्होंने दिए हुआ है, जैसे कि बटरफ्लाई का 1 to 2 वीक है। और हाँ, यहाँ देखिए क्रो का लाइफ स्पैन होता है 15 ईयर्स और पैरट का होता है 140 ईयर्स। तो आप देख सकते हैं दोनों के बीच में कितना ज़्यादा डिफरेंस है, जबकि साइज़ दोनों का सिमिलर होता है। और इन्होंने क्रोकोडाइल का दिया है 60 ईयर्स, टोर्टॉइस का दिया है। बाकी जो इन्होंने नहीं दिए हैं वो आप इंटरनेट पे वैसे तो इजीली ढूंढ सकते हैं, बट मैं आपको यहाँ पे फिल कर देती हूँ। तो एलिफेंट का हमारा हो सकता है 60 to 90 ईयर्स। अब ये जो लाइफ स्पैन होता है ये हम एवरेज लेते हैं। ओके, रोज़ का हमारा होता है 5 to 7 ईयर्स। डॉग का हमारा होता है 20 to 30 ईयर्स। और क्या है, बनाना ट्री का होता है अप्रॉक्स 25 ईयर्स। काव का होता है 20 to 25 ईयर्स। और क्या है हमारे पास, हॉर्स का होता है 60 ईयर्स। फ्रूट फ्लाई मतलब ड्रोसोफिला का होता है 30 डेज। और राइस प्लांट का हमारा होता है 3 to 4 मंथ्स होता है इसका। एंड नेक्स्ट हमारा बैनियन ट्री है। बैनियन ट्री तो हमें पता ही है बहुत लंबा जीता है, बैनियन ट्री का एवरेज होता है 200 ईयर्स। नेक्स्ट हम आ जाते हैं अपने इस पे रिप्रोडक्शन पे। रिप्रोडक्शन इन्होंने बताया, रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव्स राइज टू अ यंग वन सिमिलर टू इटसेल्फ। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि इसमें आप ये डेफिनेशन जो है इसमें 2-3 पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान रखने हैं। सबसे पहले रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। इसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो बर्थ देता है एक ऑफस्प्रिंग को या एक बच्चे को, जो कि दोनों आपस में सिमिलर होते हैं। अब ऑफस्प्रिंग क्या होता है, ऑफस्प्रिंग ग्रो करता है, मैच्योर करता है और फिर वो इन टर्न और बच्चे पैदा करता है और ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करता है। तो इससे पता लगता है कि यहाँ पे एक साइकिल चल रही है, हमारी बर्थ ग्रोथ और डेथ की एक साइकिल चल रही है यहाँ पे। रिप्रोडक्शन जो है वो हमारा एनेबल करता है कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज़ जनरेशन आफ्टर जनरेशन।
अब इसके बारे में हम और ज़्यादा चैप्टर 5 में पढ़ेंगे कि उससे जेनेटिक वेरिएशन या इनहेरिटेंस कैसे होता है। अब देयर इज़ अ लार्ज डाइवर्सिटी इन द बायोलॉजिकल वर्ल्ड। हमारे बायोलॉजिकल वर्ल्ड में बहुत बड़ी डाइवर्सिटी है ऑर्गेनिजम्स की, और हर ऑर्गेनिज्म ने एक अपना मैकेनिज़्म बनाया है मल्टीप्लाई करने का, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने का, और ये मैकेनिज़्म सबका अलग अलग तरीके से इवॉल्व हुआ है। अब ये काफ़ी फैक्टर्स पे डिपेंड कर सकता है। उसमें से कुछ फैक्टर्स होते हैं ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट, उसकी इंटरनल फिजियोलॉजी और काफ़ी सारी दूसरी चीज़ें। अब इस चीज़ पे ये इंपॉर्टेंट हमारी चीज़ आ जाती है, बेस्ड ऑन वेदर देर इज़ पार्टिसिपेशन ऑफ वन ऑर्गेनिज्म और टू इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, इट इज़ ऑफ टू टाइप्स। अब यहाँ पे इन्होंने हमें दिया हुआ है एक इम्पॉर्टेंट चीज़, इसको हम अलग कर लेते हैं। सबसे पहले इन्होंने हमें यहाँ पे एसेक्सुअल और सेक्सुअल के बीच में डिफरेंस बताया हुआ है। तो एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच में हम सबसे पहले डिफरेंस हमारा होता है पेरेंट का। तो पेरेंट का क्या होता है, एसेक्सुअल में हमारा सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, सेक्सुअल में हमारे टू पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। टू कैसे इन्वॉल्व होते हैं, और ये ऑपोजिट जेंडर के होते हैं, एक मेल होता है एक फीमेल होता है। नेक्स्ट हमारी चीज़ आ जाती है गैमेट फॉर्मेशन। गैमेट फॉर्मेशन में कैसे होता है, जो एसेक्सुअल होता है इसमें गैमेट फॉर्मेशन हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। सेक्सुअल में गैमेट फॉर्मेशन होगा ही होगा, और जो होता है ये ऑफ कोर्स फिर से दो गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं, मेल एंड फीमेल। मेल एंड फीमेल हुए। अब नेक्स्ट चीज़ हमारी क्या होती है, एक तो इसमें मेन डिफरेंस दोनों के बीच में ये हो गया कि इसमें एक पेरेंट है, इसमें दो पेरेंट हैं। और एक अदर डिफरेंस क्या होता है कि जो हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे गैमेट्स प्रोड्यूस हुए मेल एंड फीमेल, ये दोनों गैमेट्स आपस में फ्यूज़ करके एक जाइगोट फॉर्म करते हैं, जो कि हमारा ऑफस्प्रिंग होता है, मतलब वो आगे एम्ब्रियो बनेगा और उससे और डेवलपमेंट होता है। बट बेसिकली मेन इसमें चीज़ क्या होती है कि ये जो हमारा इन दोनों के बीच में फ्यूजन होता है। अब इसकी प्लॉइडी, ऑफ कोर्स आपको प्लॉइडी तो पता ही होगी, इसकी क्या होती है, इसकी एन होती है, हेप्लॉइड होते हैं दोनों, और जाइगोट हमारा डिप्लॉइड होता है। ओके, आगे चलते हैं। आगे इन्होंने क्या दिया हुआ है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। अभी मैंने आपको थोड़ा सा इसका ब्रीफ में बताया था, अब इसे डिटेल में पढ़ते हैं। अब इस मेथड में फिर से ही बोल रहे हैं, ये सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है जो कि ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है। इसकी वजह से द ऑफस्प्रिंग दैट आर प्रोड्यूस्ड आर नॉट ओनली आइडेंटिकल टू वन अनदर बट आर ऑल्सो एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देयर पेरेंट्स। इनको हम क्लोन्स कहते हैं। तो ये इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो ऑफस्प्रिंग हमारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस होते हैं, सिंस वो सिर्फ एक पेरेंट से हो रहे हैं प्रोड्यूस, तो वो आपस में ऑफस्प्रिंग्स जो प्रोड्यूस हुए, जितने प्रोड्यूस होंगे वो आपस में भी सिमिलर होंगे और वो अपने पेरेंट्स की भी एग्जैक्ट कॉपी होंगे। तो ऐसे ऑफस्प्रिंग्स जो कि मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर होते हैं, इनको हम क्लोन्स कहते हैं। अब ये इन्होंने दे रखा है हमें, यहाँ पे देखते हैं सेल डिवीजन दे रखा है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में। सबसे पहले एग्जांपल दिया हुआ है बडिंग इन यीस्ट। अब ये हमारा पेरेंट सेल है। पेरेंट सेल में क्या होता है, ये जो न्यूक्लियस है, ये देख रहे हैं आप, यहाँ से ये बड फॉर्म हुआ और ये न्यूक्लियस आधा आधा बट गया। अब ये क्या होता है, ये जो बड फॉर्म हुआ है ये तब तक पेरेंट बॉडी से अटैच रहता है जब तक ये थोड़ा मैच्योर ना हो जाए, और फिर धीरे धीरे ये कट ऑफ हो जाता है पेरेंट बॉडी से। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है बाइनरी फिजन इन अमीबा। ये तो हमने सब वैसे पढ़ा हुआ ही है, बट देख लेते हैं एक बार। ये हमारा अमीबा है, पेरेंट सेल। ये आप देख रहे हैं न्यूक्लियर डिवीजन इसका शुरू हो रहा है, ये दो में बट गया और ये यहाँ पे ये फरो फॉर्म हो रहा है, ये डीपन होता जाता है और इसकी वजह से दो डॉटर सेल्स फॉर्म हो जाती हैं। अब आगे चलते हैं। लेट अस सी हाउ वाइड स्प्रेड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अमंग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो हम देख लेते हैं और ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स में हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितना वाइडली स्प्रेड है। सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स में कॉमन होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और प्लांट्स एंड एनिमल्स जिनकी बॉडी डिज़ाइन सिंपल होता है। तो जैसे कि हमारे यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है प्रोटिस्ट और मोनेरेंस। प्रोटिस्ट और मोनेरेंस में होता है, इनमें क्या होता है, इनमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो पेरेंट होता है वो डिवाइड करता है माइटोसिस के थ्रू। ये इंपॉर्टेंट है, मियोसिस नहीं होता है उनमें, माइटोसिस के थ्रू डिवाइड करता है और दो न्यू इंडिविजुअल फॉर्म होते हैं। तो इसका मतलब इसमें जो सेल डिवीजन है वो अपने आप में ही एक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। तो अब हम आगे चलते हैं। ओके, यहाँ पे इन्होंने हमें कुछ डायग्राम्स दे रखे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। पहले पढ़ते हैं और फिर उनके बाद हम इन्हें देखेंगे।
मैनी सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन। ओके, इसे हाईलाइट कर लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। मैनी सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन में क्या होता है, जो हमारी सेल है वो दो में डिवाइड करती है, रैपिडली ग्रो करती है इनटू एन एडल्ट। किस किस में होता है ये, हमारा अमीबा में होता है, अमीबा में होता है, पैरामीशियम में होता है। तो बाइनरी फिजन हो गया सबसे पहला, तो हमारा यहाँ पे सबसे पहला है बाइनरी फिजन। सेकंड देखते हैं, सेकंड क्या है। सेकंड इन्होंने बोला है कि इन यीस्ट the division is unequal and small. Buds are produced that remain attached initially to the parent cell, which eventually gets separated and mature into new yeast cell. ये वही है सेम जो हमने अभी पीछे डायग्राम में देखा था। इन्होंने हमें यहाँ पे यीस्ट का बताया है। यीस्ट में इन्होंने बोला है कि ये यीस्ट में बोला है, और ये है बडिंग का। इसमें क्या होता है, डिवीजन हमारा इनइक्वल होता है और स्मॉल होता है, वही सेम जो हमने देखा था अभी, जिसमें पेरेंट सेल हमारी इतनी बड़ी थी बट बड इतना छोटा सा था। इसमें क्या होता है, बड उसमें फॉर्म होता है और ये ग्रो करता है और इवेंचुअली सेपरेट आउट हो जाता है। तो इसको भी हम हाईलाइट कर लेते हैं, इसके प्रोसेस को। हाँ, अब ये एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, अंडर अनफेवरेबल कंडीशन जो अमीबा होता है, वो जो उसके सूडोपोडिया होते हैं, सूडोपोडिया मतलब उसके फॉल्स फीट, जो हम उसके फॉल्स फीट होते हैं उनको सूडोपोडिया कहते हैं, वो सिक्रीट करते हैं 3 लेयर हार्ड कवरिंग, जिसको हम सिस्ट भी कहते हैं। 3 लेयर हार्ड कवरिंग सिक्रीट करते हैं, अपने सूडोपोडिया को वो अंदर कर लेते हैं और बाहर 3 लेयर की उनकी कवरिंग हो जाती है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं एनसिस्टेशन। ये अनफेवरेबल कंडीशंस जब होती हैं तब होता है ये। ओके, नेक्स्ट है हमारा, उन्होंने बोला हुआ है व्हेन फिर जब ये एनसिस्टेशन हुआ और फिर जब फेवरेबल कंडीशंस वापस आती हैं, तो जो अमीबा एनसिस्ट हुआ था वो मल्टीपल डिवीजन होता है उसका। मल्टीपल फिजन कैसे होता है, बाइनरी फिजन में तो हमारा एक सिंगल से 2 फॉर्म होते हैं, और मल्टीपल फिजन में क्या होता है, ये अमीबा है, उसके अंदर बहुत छोटे छोटे बहुत सारे ऑफस्प्रिंग्स वो प्रोड्यूस कर लेता है। तो क्या कहते हैं, प्रोड्यूस मैनी माइन्यूट अमीबा और सूडोपोडियोस्पोर्स। और फिर जो सिस्ट बाहर हमारी हार्ड कवरिंग फॉर्म हुई थी वो बर्स्ट आउट हो जाती है, और जो अंदर छोटे छोटे स्पोर्स फॉर्म हुए थे वो बाहर लिबरेट हो जाते हैं उसमें सराउंडिंग में, और ग्रो करते हैं अलग अलग अमीबा में। इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पोरुलेशन। ओके, नाउ यहाँ पे है मेंबर्स ऑफ द किंगडम फंजाई एंड स्मॉल प्लांट्स सच एज एल्गे। ये रिप्रोड्यूस करते हैं स्पेशल एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के थ्रू। अब यहाँ पे सबसे कॉमन स्ट्रक्चर्स हमारे इन्होंने कुछ दे रखे हैं, जो कि होते हैं जूस्पोर्स। हमारे जूस्पोर्स क्या होते हैं, जूस्पोर्स हमारे ये क्लेमाइडोमोनास में देखे जाते हैं, और ये हमारे माइक्रोस्पोरिक मोटाइल स्ट्रक्चर्स होते हैं। मोटाइल मतलब ये मूव कर सकते हैं। अदर कॉमन हमारे स्ट्रक्चर्स होते हैं कोनिडिया, पेनिसिलम में दिखता है, बर्ड्स, हाइड्रा में दिखते हैं, गैम्यूल्स, स्पंज में दिखते हैं। इस सब के हमें पीछे इन्होंने डायग्राम्स दे रखे हैं, तो उन्हें देख लेते हैं। क्लेमाइडोमोनास का ये दे रखा है, इसमें आप ये देख सकते हैं, ये इसके वो फॉर्म हो रहे हैं जूस्पोर्स। जूस्पोर हमने बोला था ना मोटाइल होते हैं, तो ये इनके 2 फ्लैजिला होते हैं जिनकी हेल्प से ये मूव करते हैं, और ये क्लेमाइडोमोनास की बाहर की कवरिंग बर्स्ट हो जाती है, जिसकी वजह से वो बाहर निकल के आ जाते हैं जूस्पोर्स। सेकेंड ये है पेनिसिलम। पेनिसिलम में ये कोनिडियोफोर है, जिसके ऊपर हमारी ये स्मॉल कोनिडिया लगी हुई है। ये हमारे चेन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, और ये भी स्पोर्स होते हैं। फिर ये है हाइड्रा। हाइड्रा में भी बडिंग होती है, ये इसमें बड फॉर्म होता है, ग्रो करता है थोड़ा सा, और मैच्योरिटी अटेन करने पे ये कट ऑफ हो जाता है और अलग हाइड्रा में फिर खुद ग्रो करता है। ये है हमारा स्पंज। ये पॉइंटी स्ट्रक्चर्स हैं, ये स्पीक्यूल्स होते हैं, और ये पूरा हमारा गैम्यूल होता है। ये इसका एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है स्पंज का। नेक्स्ट आगे चलते हैं। ओके, तो ये इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर्स हम आगे देखते हैं। इसमें सबसे पहले इन्होंने बोला है व्हाइल एन एनिमल एंड अदर सिंपल ऑर्गेनिजम्स, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारा यूज़ होता है टर्म एनिमल्स और सिंपल ऑर्गेनिजम्स में, पर प्लांट्स में हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टर्म नहीं यूज़ करते हैं। इसमें हम यूज़ करते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या फिर वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ओके, अब वेजिटेटिव प्रोपगेशन को वेजिटेटिव प्रोपगेशन करने के लिए कुछ यूनिट्स या फिर कुछ किसी
चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, उन यूनिट्स को हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स। ये स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि हमारे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में हेल्प करते हैं। कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे होते हैं जैसे कि रनर, राइजोम, सकर, ट्यूबर, ऑफसेट, बल्ब। ऊपर इन्होंने हमें इनकी डायग्राम दे रखे हैं, देखते हैं। वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स इन एंजियोस्पर्म। सबसे पहले है आईज ऑफ पोटैटो। तो ये पोटैटो है, ये इसमें ये बर्ड्स होते हैं, इनको हम आई कहते हैं, इन बर्ड्स से ही और ग्रो करता है ये। सेकेंड होता है राइजोम ऑफ जिंजर, जिसमें राइजोम के हेल्प से वो वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस करता है। ये इसके नोड्स हैं, ये एजेस पे जो हैं, ये कॉर्नर्स पे ये बड्स हैं और ये एडवेंटिशियस रूट्स हैं। थर्ड है बल्बिल ऑफ अगावे। तो ये जो इसका ये स्ट्रक्चर है राउंड, ये बल्बिल है। फिर ये है हमारा ब्रायोफाइलम, लीफ बड्स के थ्रू वो करता है। ये आप देख सकते हैं इसमें नॉचेस होते हैं ब्रायोफाइलम में। ये नॉचेस जो होते हैं, इनमें से हमारे ये एडवेंटिशियस बड्स के थ्रू न्यू लीफलेट्स निकलती हैं और ये लीफलेट्स आगे ग्रो करती हैं। थर्ड है हमारा वाटर हायसिंथ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल है इस चैप्टर का। ये ऑफसेट के थ्रू ग्रो करता है। आगे चलते हैं। हाँ, अब ये जो हमारा क्वेश्चन इन्होंने पूछा था कि क्या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी एक टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो ऑफ कोर्स सिंस इसमें हमारा एक पेरेंट इन्वॉल्व है तो ये हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही माना जाएगा। अब ये एक इन्होंने दूसरी चीज़ दी हुई है यहाँ पे, फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन क्या होता है कि किसी ऑर्गेनिज्म में जब बॉडी जो है वो डिस्टिंक्ट पार्ट्स में ब्रेक हो जाती है तो हर पार्ट उसका केपेबल होता है ग्रो करने में एक अलग ऑर्गेनिज्म में। तो सपोज ये हमारा ऑर्गेनिज्म है, ये 3 पार्ट में ब्रेक हो गया, तो इसके तीनों पार्ट केपेबल हैं एक पूरे अलग ऑर्गेनिज्म में ग्रो करने के लिए। ये हमारा हाइड्रा में देखा जाता है और काफ़ी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें देखा जाता है, पर एग्जांपल हमें हाइड्रा का दे रखा है। और ये भी एक फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल आ गया हमारा यहाँ पे, स्कॉर्च ऑफ वाटर बॉडीज, टेरर ऑफ बंगाल या फिर वाटर हायसिंथ। ये तीनों सेम प्लांट के नेम्स हैं और ये इसके बारे में हम देखते हैं क्या बोला है इन्होंने। तो ये हमारा क्या है, एक्वेटिक प्लांट है। ये वन ऑफ द मोस्ट इन्वेसिव वीड्स है। वीड्स मतलब कोई भी अनवांटेड जो प्लांट होता है उसको हम वीड्स कहते हैं। तो ये कहाँ ग्रो करता है, ये इन्वेसिव वीड है, वन ऑफ द मोस्ट इन्वेसिव वीड है जो कि ग्रो करता है स्टैंडिंग वाटर में, खड़े हुए पानी में ग्रो करता है, ये बहते हुए पानी में ग्रो नहीं करता है। इसके बारे में हम 13 और 14 चैप्टर में और पढ़ेंगे, पर यहाँ पे इन्होंने बताया है कि ये हमारे इंडिया का नेटिव प्लांट नहीं है, ये बाहर से लाया गया था बिकॉज ऑफ इट्स ब्यूटिफुल फ्लावर्स एंड शेप ऑफ लीव्स। और ये वेजिटेटिवली हमने भी देखा था ऑफसेट के थ्रू ग्रो करता है वाटर हायसिंथ। तो ये वेजिटेटिवली प्रोपेगेट करता है और बहुत तेज़ स्पीड पे प्रोपेगेट करता है, जिसकी वजह से ये पूरे वाटर बॉडी को कवर कर लेता है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, और इसको हटाना भी बहुत मुश्किल होता है। और सिंस ये पूरे वाटर बॉडी को कवर कर लेता है तो सबसे पहली बात तो ये जो सनलाइट आ रही होती है उसको ब्लॉक कर देता है, और सेकंड क्या होती है कि जो पानी में जितना ऑक्सीजन होता है ये सारा ड्रेन कर लेते हैं, जिसकी वजह से इवेंचुअली जो पानी में फिश होती हैं वो मर जाती हैं इसकी वजह से। नेक्स्ट इन्होंने बोला है, आर यू अवेयर हाउ प्लांट्स लाइक पोटैटो, शुगर केन, बनाना, जिंजर, डालिया आर कल्टिवेटेड? हैव यू सीन plantlets, small plants emerging from the bulbs called eyes of potato? ये सब बताया है इन्होंने। इसमें मेन चीज़ हमारी है यहाँ पे नोड्स के बारे में बताया है। तो इन्होंने बोला है, you will notice that they are invariably arise from nodes present in the modified stems of these plants. When the nodes come in contact with damp soil or water, they produce roots and new plants. Similarly, adventitious buds arise from notches. Okay. तो प्लांट हमारी जो स्टेम होती है, स्टेम कैसे होती है, तो स्टेम के बीच में ऐसे एक स्ट्रक्चर देखेंगे आप। मैं तो ऐसे ही याद रखती हूँ, ये स्टेम का जो ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला पार्ट होता है, ये नोड्स होते हैं, क्योंकि इसमें से हमारे और भी जैसे लीव्स या फिर और पतली पतली ब्रांचेज ये सब निकलती हैं। तो जिस पार्ट से स्टेम के ये और चीज़ें ग्रो कर सकती हैं, लीव्स वगैरह, इनको तो हम नोड्स कहते हैं। और नोड्स के बीच वाला जो पार्ट होता है ये होता है इंटरनोड। अब इन्होंने क्या बोला है कि जो नोड्स होती हैं जब भी वो डैम्प सॉइल या फिर वाटर के कांटेक्ट में आती हैं तो वो रूट्स या फिर न्यू प्लांट्स प्रोड्यूस करती हैं। अब नेक्स्ट इन्होंने बताया है,
सिमिलरली जो हमारा ब्रायोफाइलम होता है, जो मैंने आपको बताया था, ब्रायोफाइलम का कुछ इस तरह का दिखता है लीफ उसका, और उसके जो ये वाला पार्ट होता है ना, ये जो नॉचेस होते हैं, इसके बीच में से एडवेंटिशियस बड्स निकलते हैं, जिसमें से न्यू प्लांटलेट्स अराइज होती हैं। अब सिंस वेजिटेटिव प्रोपगेशन हमारा एक ऐसा प्रोसेस है जो कि बहुत क्विक होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कंपैरिजन में इजी भी होता है, तो जो फार्मर्स होते हैं या गार्डनर्स होते हैं वो कमर्शियल प्रोपगेशन के लिए इन तरह के प्लांट्स को फुली एक्सप्लॉइट करते हैं, मतलब पूरा यूज़ करते हैं इसका। अब यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जो ऑर्गेनिजम्स जिनकी रिलेटिवली सिंपल ऑर्गेनाइजेशन होती है, जैसे कि एल्गे या फंजाई, जब भी उनकी अनफेवरेबल कंडीशंस फेस करते हैं तब वो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में शिफ्ट कर जाते हैं। अब ऐसा क्यों होता है कि वो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में शिफ्ट कर जाते हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में उनके पास, हम इसके बारे में वैसे आगे दूसरे चैप्टर्स में और पढ़ेंगे, बट बेसिकली इसमें क्या होता है कि सिंस इसमें 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से वेरिएशंस अराइज होती हैं, तो फिर जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं उनको और चांसेस मिल जाते हैं वो उस अनफेवरेबल कंडीशन को लिव ऑन कर जाएं। अब नेक्स्ट इन्होंने क्या बोला है, एसेक्सुअल as well as sexual mode of reproduction are exhibited by higher plants. On other hand, only sexual mode of reproduction is present in most animals. तो जो हायर प्लांट्स होते हैं वो एसेक्सुअल या फिर वेजिटेटिव दोनों कह सकते हैं, ये भी करते हैं और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी करते हैं, बट एनिमल्स में ओनली सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है। अब नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, पेरेंट्स 2 होते हैं, इसमें गैमेट फॉर्मेशन होता है और फिर जो गैमेट 2 फॉर्म हुए थे उनका फ्यूजन होता है और जाइगोट फॉर्म होता है जो कि 2n या फिर डिप्लॉयड होता है। इसमें यही चीज़ इन्होंने बताई है। फॉर्मेशन, एक मिनट, यहाँ पे फॉर्मेशन होता है मेल एंड फीमेल गैमेट्स का ईदर बाय द सेम इंडिविजुअल और बाय डिफरेंट इंडिविजुअल ऑफ अपोजिट सेक्स। तो सेम इंडिविजुअल से भी 2 गैमेट फॉर्म हो सकते हैं और डिफरेंट से भी हो सकते हैं, बट मेन चीज़ इसमें ये है कि जो गैमेट है उनका फ्यूजन होगा और जाइगोट फॉर्म होगा, जिससे न्यू इंडिविजुअल फॉर्म होगा। अब ये क्या है, ये हमारा इलेबोरेट, कॉम्प्लेक्स और स्लो प्रोसेस होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कंपैरिजन में। ऑफ कोर्स ये इसके कंपैरिजन में स्लो प्रोसेस होगा, इसमें हमारा मियोसिस इन्वॉल्व होता है जो अपने आप में एक स्लो प्रोसेस होता है, एंड इससे जो ऑफस्प्रिंग फॉर्म होते हैं वो भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं। बिकॉज ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुए वो आइडेंटिकल नहीं होंगे पेरेंट्स से या फिर आपस में। तो इसमें ऑफस्प्रिंग जो प्रोड्यूस हुए वो आइडेंटिकल नहीं होंगे क्योंकि उसमें जो फीचर्स आए हैं, जो कैरेक्टर्स आए हैं, वो 2 अलग अलग इंडिविजुअल्स से आए हैं। ऑफस्प्रिंग जो फॉर्म हुआ है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी अलग ही होंगे। अब a study of diverse organisms, plant, animal or fungi show that they differ so greatly in external morphology, internal structure and physiology. When it comes to sexual mode of reproduction, surprisingly they share a similar pattern. अब इसमें इन्होंने बोला है कि प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई ये आपस में बहुत डिफरेंट होते हैं, ये ऑर्गेनिजम्स एक्सटर्नली भी और इंटरनली भी, पर जब सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात आती है तो इनके बीच में एक सिमिलर पैटर्न शो होता है। अब वो सिमिलर पैटर्न के फीचर्स क्या होते हैं वो हम देखते हैं यहाँ पे। फर्स्ट, ऑल ऑर्गेनिजम्स हैव टू रीच अ सर्टेन period of growth and maturity in their life before they can reproduce sexually. This period of growth is juvenile phase. इसमें इन्होंने हमें बताया है कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होता है वो रिप्रोड्यूस करने से पहले उसको ग्रो करना होता है, मैच्योर होना होता है, फिर उसके बाद ही उसको रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटीज़ आती है उसमें सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने की। तो इस फेज़ को, इस ग्रोथ के फेज़ को जब वो सेक्सुअली एक्टिव नहीं होता या फिर रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, इसको हम जुवेनाइल फेज़ कहते हैं। और इस सेम फेज़ को हम प्लांट्स में वेजिटेटिव फेज़ भी कहते हैं। अब ऑफ कोर्स जैसे हर चीज़ डिफ़र करती है ऑर्गेनिजम्स के बीच में, इस फेज़ की ड्यूरेशन भी डिफ़र करती है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के बीच में। सेकेंड, इन्होंने यहाँ पे हमें बताया है कि जब हमारा जुवेनाइल फेज़ या फिर वेजिटेटिव फेज़ एंड होता है तो इसको हम रिप्रोडक्टिव फेज़ में वो एंटर कर जाते हैं, जहाँ पे वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, उसके वो एक्टिव हो जाते हैं, कैपेबल हो जाते हैं।
हायर प्लांट्स में क्या होता है, हायर प्लांट्स में जब वो फ्लावर करने लगते हैं तब हम कहते हैं कि वो रिप्रोडक्टिव फेज में एंटर कर चुके हैं, क्योंकि जो फ्लावर्स होते हैं वो हमारे हायर प्लांट्स के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिससे फ्रूट फॉर्मेशन होता है और आगे और डेवलपमेंट होता है, इसलिए वो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है हायर प्लांट्स का। Observe a few trees in your area. Do they flower during the same month year after year? Why do you think the availability of fruits like mango, apple, jackfruit is seasonal? अब इन सब फ्रूट्स की अवेलेबिलिटी सीजनल क्यों होती है, या फिर जो प्लांट ट्रीज़ हैं हमारे एरिया में वो सिर्फ एक सर्टेन पीरियड में क्यों फ्लावर करते हैं? क्योंकि जो उनको कंडीशंस चाहिए होती हैं, जो उनको एनवायरनमेंट चाहिए होता है प्रोड्यूस करने के लिए, वो डिफ़र करता है। तो जो एनवायरनमेंट जब मिलेगा तब वो रिप्रोड्यूस करेंगे, तो इसलिए वो सीजनल उसे कहते हैं। आर देयर सम प्लांट्स दैट फ्लावर थ्रू आउट द ईयर? प्लांट्स जो कि एनुअल होते हैं या बाइनियल होते हैं, इनमें क्लियर कट वेजिटेटिव, रिप्रोडक्टिव और सेनेसेंट फेज होता है। एनुअल प्लांट्स होते हैं जो हमारे एक साल में ही अपना पूरा लाइफ साइकिल शो कर देते हैं, जैसे कि वो अपना वेजिटेटिव फेज होगा उनका, फिर वो रिप्रोडक्टिव फेज में एंटर करेंगे और फिर आगे और ग्रो करेंगे, सेनेसेंस में पहुंच जाएंगे। बाइनियल होता है, उनका 2 इयर्स का लाइफ साइकिल होता है, तो वो अपने 2 इयर्स में शो करेंगे। पहले उनका वेजिटेटिव होगा वही ऑफकोर्स, फिर रिप्रोडक्टिव होगा और सेनेसेंस होगा। फिर इनमें तो इन दोनों प्लांट वेराइटीज़ में क्लियर कट डिवीजन होता है इनके बीच में। अब कुछ हमारे होते हैं पेरिनियल स्पीशीज़। पेरिनियल मतलब वो 2 इयर्स से ज़्यादा उनकी होती है लाइफ साइकिल, तो उसमें क्या होता है, वो उसमें उनका जो ये फेसेस होते हैं इनके बीच में क्लियर कट डिवीजन नहीं होता है। अब इन्होंने नेक्स्ट हमें यहाँ पे दे रखा है कुछ अनयूजुअल फ्लावरिंग फिनोमिना, जिसमें 2 इन्होंने हमें एग्जाम्पल दिए हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल दिया है बैम्बू स्पीशीज़ का, बैम्बू प्लांट का। इसमें क्या होता है, इसमें ये अपने लाइफ में सिर्फ वंस फ्लावर करते हैं, एक बार फ्लावर करते हैं, वो भी 50 to 100 ईयर्स के बाद, और फिर उसमें लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट्स प्रोड्यूस करते हैं और फिर मर जाते हैं। तो मतलब वो अपने लाइफ स्पैन में सिर्फ बैम्बू प्लांट बेचारा एक बार प्रोड्यूस करेगा, वो भी 50 to 100 ईयर्स के बाद, और फिर उसकी डेथ हो जाएगी। फिर सेकंड इन्होंने हमें यहाँ पे दे रखा है स्ट्रोबिलांथस कुंथियाना या फिर नीला कुरंजी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ये क्या करता है, ये 12 ईयर्स में एक बार फ्लावर करता है, और लास्ट टाइम फ्लावर किया था सितंबर अक्टूबर 2006। वैसे अब तो 12 ईयर्स हो गए हैं, तो ये 2018 होना चाहिए। और क्या होता है इसमें, ये मास फ्लावरिंग होती है, इसमें मास फ्लावरिंग होती है जो कि हिली ट्रैक्ट्स ऑफ केरला, इसे मार्क कर लेते हैं, केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु को ब्लू कर देते हैं, क्योंकि ये जो होता है इसका नाम में ये नीला कुरंजी, तो ये स्ट्रोबिलांथस जो होता है ब्लू कलर के फ्लावर्स होते हैं इसके, तो ये उसे कन्वर्ट कर देते हैं, ब्लू हो जाते हैं, और काफ़ी टूरिस्ट आते हैं इसे देखने के लिए। नेक्स्ट है, in animals the juvenile phase is followed by morphological and physiological changes prior to active reproductive behavior. The reproductive phase is also variable. तो एनिमल्स में हम जब जुवेनाइल फेज से रिप्रोडक्टिव फेज में एंटर करते हैं तो कुछ मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, मेल्स और फीमेल्स में अलग अलग चेंजेस आते हैं बिफोर वो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव हो जाएं। ओके, और रिप्रोडक्टिव फेज जो होता है वो भी डिफरेंट उसकी ड्यूरेशन होती है अलग ऑर्गेनिजम्स में। कैन यू लिस्ट द चेंजेस सीन इन ह्यूमन बींग्स दैट आर इंडिकेटिव ऑफ रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी? ऑफ कोर्स ये भी हमें पता ही है, प्यूबर्टी में जो भी चेंजेस आते हैं वो सारे होते हैं इसके रिप्रोडक्टिव फेज की मैच्योरिटी के इंडिकेशन। Among animals, for example birds, do they lay eggs all throughout the year or is it a seasonal phenomena? What about animals like frogs, lizards? You will notice that birds live in captivity. तो इसमें उन्होंने बताया है कि जो हमारी बर्ड्स होती हैं जब वो नेचर में रह रही होती है, नेचुरल एनवायरनमेंट में, तो वो एग्स ले करती है सिर्फ सीजनली, जब उनको फेवरेबल कंडीशंस उनको मिलती हैं उस टाइम वो करती हैं। बट जब कैप्टिविटी में बर्ड्स रह रही होती है, कैप्टिविटी मतलब जैसे पोल्ट्री फार्म्स वगैरह में जब बर्ड्स रह रही होती है तो उनको हम थ्रू आउट द ईयर वो एग ले करवा सकते हैं, क्योंकि वो हमारे को कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन फॉर ह्यूमन वेलफेयर, मतलब हमें ज़रूरत होती है उसकी एग्स की, तो हम उन्हें थ्रू आउट द ईयर करवा सकते हैं। कैसे हम उनको वो वैसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करा सकते हैं जिसमें वो नेचुरली एग्स ले करते हैं। अब जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि
पोल्ट्री फार्म्स में जो एग्स प्रोड्यूस होते हैं थ्रू आउट द ईयर वो फर्टिलाइज नहीं होते हैं। तो इसका मतलब आप जब मार्केट से कोई एग ला के अपने घर पे उसको वैसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करोगे कि वो हैच हो जाए, तो वो हैच नहीं होगा क्योंकि वो फर्टिलाइज नहीं होता है। अब ये यहाँ पे एक और चीज़ है, The females of placental mammals exhibit cyclic changes in the activities of ovaries and accessory ducts as well as hormones during the reproductive phase. अब इन्होंने बोला है कि जो प्लेसेंटल मैमल्स होते हैं उनकी फीमेल्स, उनके एक साइक्लिक चेंज, उनमें एक चेंज आता है ओवरीज में और उनके एक्सेसरी डक्ट्स में, मतलब जैसे कि एक्सेसरी डक्ट मतलब फेलोपियन ट्यूब वगैरह, और हार्मोन्स में ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव फेज। अब ये चेंज कैसे होता है? जो नॉन प्राइमेट्स होते हैं, नॉन प्राइमेट्स में जैसे कि काउ, शीप, रैट्स, डियर्स, डॉग्स, इनमें क्या होता है, इनमें जो चेंज साइक्लिक चेंज आता है इसको हम कहते हैं ओएस्ट्रस साइकिल। और जबकि प्राइमेट्स जैसे कि मंकी, एप्स वगैरह, इनमें जो चेंज आता है ह्यूमंस में भी, इन्हें हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब मैनी मैमल्स जो कि स्पेशली जो कि वाइल्ड या नेचर में रह रहे हैं, वाइल्ड कंडीशंस में, वो इन साइक्लिक चेंजेस को सिर्फ फेवरेबल सीजन्स में ही शो करते हैं इन द रिप्रोडक्टिव फेज। अगर उनका रिप्रोडक्टिव फेज चल रहा है उसके बावजूद भी वो इन साइक्लिक चेंजेस को सिर्फ फेवरेबल कंडीशंस में शो करेंगे। तो इनको हम कहते हैं सीजनल ब्रीडर्स। मतलब ये सिर्फ कुछ सीजन्स में वो करते हैं। और फिर कुछ मैमल्स होते हैं जो कि थ्रू आउट एक्टिव होते हैं अपने रिप्रोडक्टिव फेज के, उनको हम कहते हैं कंटिन्यूस ब्रीडर्स। तो ऑफकोर्स इनके नाम से ही पता लग रहा होगा सीजनल ब्रीडर्स हैं, तो ये अपने रिप्रोडक्टिव फेज में सिर्फ कभी कभी जब फेवरेबल कंडीशन या सीजन मिलेगा इनको तो उस टाइम ये रिप्रोड्यूस करेंगे। कंटिन्यूस ब्रीडर, कंटिन्यूस है नाम में, तो ये कंटिन्यूसली कभी भी अपने रिप्रोडक्टिव फेज में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इन्हें अगर गर्म एनवायरनमेंट चाहिए या ठंडा एनवायरनमेंट चाहिए, अनलाइक सीजनल ब्रीडर्स। तो कंटिन्यूस ब्रीडर्स का हमारा एग्जांपल हो सकता है ह्यूमन बींग्स, कभी भी रिप्रोडक्टिव फेज में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। अब ये हमने वेजिटेटिव या फिर जुवेनाइल फेज पढ़ा, फिर रिप्रोडक्टिव फेज पढ़ा। अब रिप्रोडक्टिव फेज में के बाद हमारा आता है सेनेसेंस। तो रिप्रोडक्टिव फेज का एंड हो जाता है तो इसे हम कहते हैं सेनेसेंस या फिर ओल्ड एज। हम कैसे कह सकते हैं कि कोई ऑर्गेनिज्म अपने ओल्ड एज में पहुंच गया है, तो उसका पैरामीटर होता है रिप्रोडक्टिव फेज का एंड होना। अब उसके अलावा भी काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं बॉडी में, जैसे मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाना और बाकी सारी चीज़ें। ऑफ कोर्स सेनेसेंस फेज या फिर ओल्ड एज के बाद इट अल्टीमेटली लीड्स टू डेथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म, जो कि होती है उसकी नेचुरल डेथ। अब इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांजिशन बिटवीन 3 फेजेस। अब इन तीनों फेजेस के बीच में, हमारे जुवेनाइल फेज के बीच में, रिप्रोडक्टिव फेज के बीच में, सेनेसेंस के बीच में, इन सब के बीच में काम किसका है? हार्मोन्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन सब के बीच में। अलग अलग हार्मोन्स के बीच की इंटरैक्शन, एनवायरनमेंट की एंड एनवायरनमेंट के फैक्टर्स, ये सब रेगुलेट करते हैं हमारे रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस और उनके साथ जो भी हमारा बिहेवियर एसोसिएट होता है उस ऑर्गेनिज्म का। अब आफ्टर अटेनमेंट ऑफ मैच्योरिटी ऑल सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिबिट events and processes that have remarkable fundamental similarities। वही सेम चीज़ जो हमने अभी ऊपर पढ़ी थी कि सारे एनिमल्स, फंजाई, प्लांट्स, इन सब के बीच में इतने डिफरेंसेस होते हैं, उसके बावजूद भी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस होता है इसके बीच में बहुत सिमिलैरिटी होती है। तो वही ये चीज़ बोल रहे हैं कि उनके बीच में रिमार्केबल फंडामेंटल सिमिलैरिटीज़ होती है जबकि उनके स्ट्रक्चर्स डिफर करते हैं। अब इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो इलैबोरेट एंड कॉम्प्लेक्स फॉलो अ रेगुलर सीक्वेंस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब हमारा इलैबोरेट होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, फिर भी उसका एक रेगुलर सीक्वेंस होता है जो वो फॉलो करता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कैरेक्टराइज्ड बाय फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, एम्ब्रियोजेनेसिस फॉर कन्वीनियंस। ये हमारे, तो इसमें इन्होंने हमें बहुत ब्रीफ में बता दिया कि उसमें क्या होता है। मेल एंड फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे, गैमेटोजेनेसिस, दोनों के बीच में फ्यूजन होगा, जाइगोट फॉर्म होगा, जाइगोट से एम्ब्रियोजेनेसिस मतलब एम्ब्रियो फॉर्म होगा और फर्दर डेवलपमेंट होगी। तो ये हमारा बेसिक वो होता है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस। इसको इन्होंने 3 डिस्टिंक्ट स्टेजेस में डिवाइड कर दिया, जो कि है प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन। सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स पे आ जाते हैं।
प्री फर्टिलाइजेशन हमारे इवेंट्स होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जो कि फ्यूजन ऑफ गैमीट्स से पहले जो भी इवेंट होंगे वो हमारे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स होंगे। फ्यूजन प्रायर टू फ्यूजन ऑफ गैमीट्स जो भी इवेंट होंगे वो प्री फर्टिलाइजेशन होंगे। इसमें हमारे दो मेन होते हैं, गैमीटोजेनेसिस और गैमीट ट्रांसफ़र। ओके, सबसे पहले आ जाते हैं गैमीटोजेनेसिस से। गैमीटोजेनेसिस का मतलब होता है, गैमीटोजेनेसिस रेफर्स टू प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ टू टाइप्स ऑफ गैमीट, मेल एंड फीमेल। गैमीटोजेनेसिस एक प्रोसेस होता है जिससे हमारे मेल और फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन होता है। अब गैमीट्स हमारे हैप्लॉइड सेल्स होती हैं। हैप्लॉइड मतलब वो उनकी प्लॉइडी होती है एन, उसके अंदर क्रोमोसोम नंबर हाफ होता है हमारी नॉर्मल सेल्स से। ओके, ये इन्होंने हमें एग्जांपल्स दे रखे हैं कुछ टाइप ऑफ गैमीट्स के। पहले हम आगे पढ़ते हैं फिर इन्हें देखेंगे। ओके, इन सम algae the two gametes are similar in appearance that it is not possible to categorize them in। ओके, यहाँ पे इन्होंने बोला है कि हमारे किसी एल्गे में गैमीट्स इतने सिमिलर होते हैं पेरेंट्स में कि हम उन्हें मेल और फीमेल गैमीट्स में अलग अलग नहीं कर सकते। बाहर की स्ट्रक्चर्स और सिमिलैरिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो इस तरह के गैमीट्स को हम उन्हें कहते हैं होमोगैमीट्स या फिर आइसोगैमीट। हाउएवर इन मेजॉरिटी ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स, मतलब मेजॉरिटी जो होती है हमारी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स में, इनमें जो गैमीट्स होते हैं ये मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट होते हैं। मतलब ये आपस में हम इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि भाई ये हमारा मेल है और ये हमारा फीमेल है, इनको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इन सच ऑर्गेनिजम्स द मेल इज़, ओके इसे हम मार्क कर लेते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स में मेल हमारा एंथ्रोजॉइड या फिर स्पर्म होता है और फीमेल को हम एग या फिर ओवम कहते हैं। अभी हमने पढ़ लिया तो हम ऊपर ये डायग्राम देखते हैं, इसमें इन्होंने क्या बताया है। इसमें इन्होंने बोला है टाइप्स ऑफ गैमीट्स। तो सबसे पहले इन्होंने दिया है, मैं ये देखो आप इनसे देख रहे हो बिल्कुल सिमिलर दिख रहे हैं, इनमें हम डिफरेंस नहीं बता सकते। तो ऑफ कोर्स ये हमें इन्होंने बोला था इन सम एल्गे, तो ये हमारे आइसोगैमीट्स हो गए सबसे पहले तो, क्योंकि ये सिमिलर दिख रहे हैं। और ये है हमारा क्लैडोफोरा जो कि एक एल्गे होता है। अब ये देखिए आप, ये सेकंड में ये एकदम अलग स्ट्रक्चर है और ये एकदम अलग स्ट्रक्चर है, हम ईजिली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं दोनों के बीच में। तो ये हो गए हमारे हेट्रोगैमीट्स। हेट्रोगैमीट्स किसके हैं? ये फ्यूकस, एक एल्गे। थर्ड हमारा, तो ये हम इजीली बता सकते हैं इसका स्ट्रक्चर देख के कि ये स्पर्म है और ये एग है। तो ये किसका हो गया? ह्यूमंस का, होमोसेपियंस एंड हेट्रोगैमीट्स, मतलब अलग अलग दोनों को हम बता सकते हैं। नेक्स्ट है हमारी सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिजम्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स जनरली इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ गैमीट्स फ्रॉम टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स, बट दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू। From your recollection of examples studied in class 11, you can identify cases where self-fertilization is observed. Of course, citing such examples in plants is easy. तो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स में जनरली हमारा फ्यूजन होता है गैमीट्स का फ्रॉम टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स, पर ये हमेशा ट्रू नहीं है। जैसे हमने बताया था कि गैमीट फ्यूजन इज़ अ रिक्वायरमेंट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बट वो कभी कभी एक इंडिविजुअल से सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी हो सकता है। तो प्लांट्स में हैव बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स इन सेम प्लांट, जिसे हम कहते हैं बाइसेक्सुअल। तो जब हमारे, या फिर दो अलग अलग प्लांट्स पे यूनिसेक्सुअल। तो प्लांट्स में हमारा क्या होता है, प्लांट्स में हमारे बोथ मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स जब एक प्लांट पे होंगे तो हम उसे कहेंगे बाइसेक्सुअल, और जब अलग अलग प्लांट पे होंगे तो उसे हम कहेंगे यूनिसेक्सुअल। इन सेवरल फंजाई एंड प्लांट्स, terms such as homothallic and monoecious are used to denote the bisexual condition, and heterothallic or dioecious are used to describe unisexual condition। इसमें इन्होंने बोला है एक चीज़, ओके इसमें दो टर्म बोले इन्होंने बाइसेक्सुअल के लिए। तो सबसे पहले बाइसेक्सुअल के लिए इन्होंने दो टर्म बोले जो कि हैं होमोथैलिक और मोनोइशियस, ये फंजाई और एल्गे में। और यूनिसेक्सुअल के लिए इन्होंने दो बोले जो कि हैं हेट्रोथैलिक एंड डायोइशियस। तो सबसे पहले तो होमोथैलिक का मतलब है कि एक ही थैलस, एक ही प्लांट बॉडी पे दोनों प्रेजेंट होंगे, तो इसे हम कहेंगे होमोथैलिक। मोनोइशियस का मतलब है कि ये दोनों जो हैं मेल और फीमेल पार्ट दोनों एक प्लांट पे प्रेजेंट हैं, तो इसको हम कहेंगे मोनोइशियस।
एंड नेक्स्ट है हमारे यूनिसेक्सुअल के लिए तो हेट्रोथैलिक। हेट्रोथैलिक मतलब दो थैलस हैं, दो अलग अलग प्लांट बॉडीज़ हैं और दोनों पे अलग अलग पे प्रेजेंट है, तो मेल इस पे प्रेजेंट है, फीमेल इस पे प्रेजेंट है। एंड डायोइशियस का भी मीनिंग ये है कि दो हमारी प्लांट बॉडीज़ हैं और दोनों पे ये अलग अलग पे प्रेजेंट है हमारे मेल और फीमेल स्ट्रक्चर्स। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा इन फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स में देखो क्या कह रहा है, यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर इज स्टैमिनेट बियरिंग स्टेमेंस व्हाइल फीमेल इज पिस्टिलेट। इसको मार्क कर लेते हैं, क्या बोला इन्होंने, फ्लावरिंग प्लांट्स में बोला इन्होंने कि हमारा मेल यूनिसेक्सुअल मेल इज स्टैमिनेट और यूनिसेक्सुअल फीमेल इज पिस्टिलेट। तो स्टैमिनेट का मतलब है कि इस पे स्टेमन्स हैं हमारे, और पिस्टिलेट का मतलब हमारे पिस्टल्स हैं इस पे। इन सम फ्लावरिंग प्लांट्स मेल और फीमेल हमारे एक पे ही प्रेजेंट हो सकते हैं, इसको हम कहेंगे अगेन मोनोइशियस। मोनोइशियस हमने भी यहाँ पढ़ा था कि एक पे ही दोनों प्रेजेंट है तो मोनोइशियस होगा, या फिर सेपरेट डायोइशियस ऊपर पढ़ा था कि दो अलग अलग प्लांट बॉडीज पे प्रेजेंट है तो फिर उसे हम कहेंगे डायोइशियस। ओके, सम एग्जाम्पल इन्होंने यहाँ पे दिए हैं, एग्जाम्पल को मार्क कर लेते हैं। मोनोइशियस प्लांट्स आर cucurbits and coconuts, and of dioecious are papaya and date palm। तो cucurbits और कोकोनट हमारा क्या होता है, ये बाइसेक्सुअल होता है, मतलब एक ही पे दोनों प्रेजेंट होते हैं। डायोइशियस हमारा होता है पपाया एंड डेट पाम, मतलब अलग अलग प्लांट बॉडी पे मेल एंड फीमेल प्रेजेंट होते हैं। ये तो हमने प्लांट्स के बारे में, ये तो सारा हमने प्लांट्स के बारे में पढ़ लिया। अब व्हाट अबाउट एनिमल्स, आर इंडिविजुअल्स ऑफ ऑल स्पीशीज इधर मेल और फीमेल यूनिसेक्सुअल, और देयर आर स्पीशीज विच पोजेस बोथ। तो हमें पता है कि मोस्टली तो वैसे यूनिसेक्सुअल ही होता है, बट बाइसेक्सुअल भी प्रेजेंट होते हैं। बाइसेक्सुअल के एग्जांपल देख लेते हैं क्या होते हैं, इन्होंने क्या दिए हुए हैं। बाइसेक्सुअल के अर्थवर्म, स्पॉन्ज, टेप वर्म, लीच, ये टिपिकल एग्जाम्पल हैं बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स के, जो कि बोथ मेल एंड फीमेल पोजेस करते हैं। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को जब वहाँ एनिमल्स में होते हैं तो हम उन्हें हर्माफ्रोडाइट्स कहते हैं। कॉकरोच इज ऑफ कोर्स एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेक्सुअल स्पीशीज। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। तो गैमीट्स इन ऑल हेट्रोगैमेटिक स्पीशीज आर ऑफ टू टाइप्स, नेमली मेल एंड फीमेल। हेट्रोगैमेटिक मतलब जिनमें हमारे मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं दिखने में, तो उसमें हमारे दो होते हैं, फर्स्ट मेल एंड फीमेल होते हैं। फिर गैमेट्स आर हैप्लॉइड, ये भी हमें पता है कि गैमेट्स हमारे हमेशा हैप्लॉइड होंगे, चाहे प्लांट बॉडी हमारी हैप्लॉइड हो या फिर डिप्लॉइड हो, ये हमारा यूनिवर्सल रूल होता है। A haploid parent produces gamete by mitosis division. Does this mean that meiosis never occurs in organisms that are haploid? अब ये कैसे होता है, ये हमें बताया इन्होंने। वैसे तो हमने ये 11th क्लास में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, बट मैं आपको इसे ब्रीफ में बता देती हूँ कि कैसे होता है। तो लेट्स सी, पेरेंट बॉडी है, इन्होंने हैप्लॉइड बोला है तो इसकी प्लॉइडी होगी n। अब ये हमारा फर्दर डिवाइड करेगा, ये हमारा डिवाइड करेगा, ऑफस्प्रिंग फॉर्म, जाइगोट गैमीट फॉर्म करेगा। गैमीट कैसे फॉर्म करेगा, अब हमें गैमीट तो हमने पढ़ा कि उसकी गैमीट की प्लॉइडी हमेशा यूनिवर्सल रूल है कि हैप्लॉइड होना चाहिए, n होनी चाहिए। तो अब n से हमें अगर n बनाना है तो हम ऑफकोर्स हम यहाँ पे माइटोसिस यूज़ करेंगे, क्योंकि माइटोसिस हमारा होता है इक्वेशन डिवीजन, जिसमें हमारा सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मिलते हैं। बट अब ये तो हमारा हो गया, ठीक है, हमें गैमीट मिल गया n। बट अब हमारे एक प्रॉब्लम आएगी कि जब हमारे गैमीट, ये सपोज हमारा मेल है और फिर मेल के साथ हमारा एक फीमेल गैमीट मिल जाएगा, जो कि वो भी उसकी प्लॉइडी भी n ही होगी ना, दोनों सेम ही प्लांट के हैं। तो जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो फिर हमारे को जो जाइगोट फॉर्म होगा, जाइगोट, उसकी प्लॉइडी होगी, उसकी प्लॉइडी क्या हो जाएगी, 2n मिलेंगे तो उसकी प्लॉइडी 2n हो जाएगी, मतलब वो डिप्लॉइड हो जाएगा। बट हमें पता है कि हमारी प्लांट की जो ओरिजिनल बॉडी है वो हैप्लॉइड होनी चाहिए। तो ईजीएस्ट चीज़ क्या होगी, ये ग्रो करेगा, थोड़ा सा मैच्योर होगा, और फिर उसके बाद ये मियोसिस होगा इसमें, और मियोसिस होगा जो कि हमारा होता है हमारा फिर मियोसिस होगा, मियोसिस जो कि होता है हमारा रिडक्शन डिवीजन, मतलब वो हाफ कर देता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को। ऑफस्प्रिंग की जो बॉडी मिलेगी वो हमारे हो जाएगी n। तो हो गया, हमारा जो प्रॉब्लम थी सॉल्व हो गई इसमें। तो अगर आपसे कभी पूछे क्वेश्चन आपके पास आए कि क्या उसमें कभी भी मियोसिस अकर नहीं होता, तो मियोसिस अकर होता है। वैसे ही हमने क्लास 11th में पढ़ा है, बट मैं आपको ब्रीफ में ये चीज़ बता दी। सेवरल ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू Monera, fungi, algae, bryophytes have haploid plant body, but in organisms belonging to pteridophytes, gymnosperms, angiosperms, and most of the animals, including human beings, the parental body is diploid.
It is obvious that meiosis, the reduction division has to occur if diploid body has to produce haploid gamete. ये सब इन्होंने बोल दिया यहाँ पे कि ये सारे तो हैप्लॉइड हैं, तो इनमें तो माइटोसिस के थ्रू गैमेट होगा, बट टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स और मोस्ट ऑफ द एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस ये हमारे पेरेंटल बॉडीज़ में डिप्लॉयड होती है। तो मियोसिस जो कि रिडक्शन डिवीजन होता है वो अकर होगा ताकि डिप्लॉयड बॉडी से हम हैप्लॉइड गैमेट्स निकाल सकें। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या। अब यहाँ पे इन्होंने हमें कुछ डायग्राम्स दे रखे हैं, इनको हम देखेंगे, देख लेते हैं अभी, चलो अभी देख लेते हैं। तो डाइवर्सिटी इन सेक्सुअलिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स बताई हुई है, वैसे तो इसमें कुछ स्पेशल है नहीं देखने का, बट लेट्स सी। बाइसेक्सुअल एनिमल में इन्होंने हमें बताया अर्थवर्म है ये हमारा। अर्थवर्म में ये वाला जो सेक्शन होता है ये आपको पता है सेगमेंटेड बॉडी होती है, ये वाला जो सेगमेंट होता है इसको हम क्लेटलम कहते हैं। फिर इसके अंदर हमारा टेस्टिस भी होती है और ओवरीज भी होती हैं। तो ये जो हमारा ऑर्गेनिज्म है ये बाइसेक्सुअल होता है। फिर नेक्स्ट इन्होंने दिया है हमें यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म जो कि है कॉकरोच। कॉकरोच में मेल होता है, मेल में टेस्टिस होती है और ये इसका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। फिर फीमेल होती है, फीमेल में ओवरीज होती हैं, ये इसका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। तो ये यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है। थर्ड ये हमारा आ गया चारा, एक मोनोइशियस प्लांट। मोनोइशियस मतलब हमने पढ़ा था ये बाइसेक्सुअल हुआ, मतलब इसके एक ही प्लांट बॉडी पे इसके दोनों प्रेजेंट हैं। तो ये फीमेल पार्ट है इसका ऊगोनियम एंड थ्रीडियम इसका मेल पार्ट, एक ही पे प्रेजेंट हैं ये दोनों। इसके वैसे ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है ये वाले डायग्राम वाले, बट इसके कभी कभी लेबलिंग के क्वेश्चन आ सकते हैं कि ये क्या है, ये क्या है। फिर ये हमारा फोर्थ है डायोइशियस प्लांट, मतलब दोनों अलग अलग थैलस पे, दोनों अलग अलग बॉडीज़ पे प्रेजेंट है। तो ये फीमेल है, ये हमारा आर्चिकोनियम है, ये मेल है, ये N3DO4 है। एंड ये तो हमारे को बाइसेक्सुअल फ्लावर दिया है इन्होंने, स्वीट पोटैटो का दिया है। इसमें वी हैव द स्टेमन्स एंड वी हैव द कार्पेल। नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्रोमोसोम नंबर इन मियोसाइट एंड गैमीट्स, जो सेल मियोसिस करेगी और गैमीट फॉर्म करेगी उसको हम मियोसाइट कहते हैं। वो डिप्लॉयड होती है, 2n होती है, और गैमीट्स ऑफ कोर्स हैप्लॉयड होता है। तो यहाँ पे इन्होंने हमें दिया हुआ है ह्यूमन बींग्स का, इन्होंने फिल किया हुआ है क्रोमोसोम नंबर इन मियोसाइट इज 46, क्रोमोसोम नंबर इन गैमीट्स इज 23। अब ये तो हम इजीली कर सकते हैं, इसमें इन्होंने दोनों साइड कुछ कुछ दे रखा है तो इसको तो हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं किस चीज़ का क्या है। इसका 12 है तो इसका 6 होगा, इसी तरह हम सबको कर सकते हैं। तो जो हमारे डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनमें स्पेशलाइज सेल्स होती हैं मियोसाइट, जिसको हम गैमीट मदर सेल भी कहते हैं। ये मियोसिस अंडरगो करती हैं और मियोसिस के एंड पे हमारे सिर्फ एक सेट ऑफ क्रोमोसोम, जैसे हमारे यहाँ 46 थे ना, यहाँ ह्यूमन बींग्स में गैमीट्स में सिर्फ हाफ इनकॉर्पोरेट होंगे तो सिर्फ 23 रह जाते हैं लास्ट में। गैमीट ट्रांसफ़र क्या होता है, हमने गैमीट फॉर्मेशन तो पढ़ लिया। अब गैमीट हमारा फॉर्म हो गया मेल और फीमेल, तो अब हम उन्हें मेल और फीमेल के फ्यूजन के लिए हमें उन्हें आपस में साथ भी तो लाना पड़ेगा। तो फिजिकली हम उनको साथ लाते हैं टू फैसिलिटेट फ्यूजन, जो कि फर्टिलाइजेशन होती है। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ गैमीट्स मीट? तो देखते हैं कैसे मीट होते हैं। इन एन मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स मेल गैमीट इज मोटाइल एंड फीमेल इज स्टेशनरी। मेजॉरिटी जो होती है ऑर्गेनिजम्स में, उनमें क्या होता है कि हमारे जो मेल होता है वो मोटाइल होता है और फीमेल जो होती है वो स्टेशनरी होती है। मतलब मेल मूव कर सकता है, मेल मूव करके फीमेल के पास आता है, फीमेल स्टेशनरी होती है, वो मूव नहीं कर सके। एक्सेप्शंस हमेशा होते हैं, एक्सेप्शन फंजाई और कुछ कुछ एल्गी में होते हैं जिनमें बोथ मेल और फीमेल हमारे मोटाइल होते हैं। अब देयर इज़ अ नीड फॉर मीडियम थ्रू विच द मेल गैमेट मूव। अब कुछ मीडियम की तो ज़रूरत होगी ना जिसके थ्रू मेल गैमेट मूव करके हमारा फीमेल गैमेट तक जाएगा। In several simple plants like algae, bryophytes and pteridophytes, water is the medium through which gamete transfer takes place. कुछ कुछ plants like algae, bryophytes and pteridophytes इनमें water होता है मीडियम गैमेट ट्रांसफ़र का। अब इसमें बस बेसिकली इन्होंने ये बताया है कि हमारा जो ये होता है क्या कहते हैं वाटर मीडियम होता है, इसमें क्या होता है जो मेल गैमेट होते हैं ना वो सारे नहीं पहुँच पाते, काफ़ी सारे ना वो लूज़ हो जाते हैं पहुँचने से पहले, ट्रांसपोर्ट में ही लूज़ हो जाते हैं। तो इस लॉस को कंपनसेट करने के लिए, इसे पूरा करने के लिए जो मेल गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं वो सेवरल थाउजेंड्स में प्रोड्यूस होते हैं ताकि फीमेल गैमेट तक पहुंच जाए। फीमेल गैमेट का जो नंबर होता है वो काफ़ी लो होता है मेल गैमेट के कंपैरिजन में।
नेक्स्ट इन्होंने दिया है इन सम सीड प्लांट्स पोलन ग्रेन आर द कैरियर ऑफ मेल गैमीट्स एंड ओव्यूल्स हैव द एग्स। तो पोलन ग्रेन्स आर कैरियर ऑफ मेल गैमीट्स एंड ओव्यूल्स हैव द एग्स। Pollen grains are produced in anther, therefore have to be transferred to the stigma before it can be fertilized. अब पोलन ग्रेन जो होता है ये तो हम वैसे बहुत डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, बट अभी इन्होंने ब्रीफ में बताया है कि जो पोलन ग्रेन है वो हमारा एंथर में प्रोड्यूस होता है और वो स्टिग्मा जो हमारे वो होता है फीमेल पार्ट होता है यहाँ तक वो हमें पोलन ग्रेन पहुँचाना होता है। बाइसेक्सुअल प्लांट्स में हमारा तो क्या हुआ सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो सकती है, तो इसमें तो एक ही बॉडी पे दोनों चीज़ें प्रेजेंट हैं तो फिर वो इजीली दोनों फ्यूज हो जाएंगे। बट क्रॉस पॉलिनेटिंग प्लांट्स में जो कि डायोशियस होते हैं जैसे कि, तो उनमें क्या होता है हमें स्पेशल इवेंट होता है उसमें कॉल्ड पॉलिनेशन। पॉलिनेशन हमने बहुत स्टार्टिंग से हम पढ़ते आ रहे हैं। पॉलिनेशन में क्या होता है कि हमारा जो ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन टू द स्टिग्मा। पॉलन ग्रेन जो होता है, पॉलन ग्रेन हमारा स्टिग्मा पे जर्मिनेट करता है, पॉलन ट्यूब्स का फॉर्मेशन होता है जो कि हमारे मेल गैमेट, दो मेल गैमेट को ओव्यूल तक लेके जाता है और मेल गैमेट को डिस्चार्ज कर देता है उसमें। ये हम पूरा आगे डिटेल में पढ़ेंगे दूसरे चैप्टर्स में। और डायोशियस एनिमल्स में क्या होता है, सिंस मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर फॉर्म्ड इन डिफरेंट इंडिविजुअल्स, एनिमल्स में तो अलग ही है, बिल्कुल अलग इंडिविजुअल्स में फॉर्म हो रहे हैं मेल एंड फीमेल, तो इसमें क्या होता है ऑर्गेनिजम्स को एक स्पेशल मैकेनिज्म फॉर्म करना पड़ता है अपने गैमेट ट्रांसफ़र के लिए। सक्सेसफुल ट्रांसफ़र और दोनों गैमेट्स का साथ में आना बहुत एसेंशियल और इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जिसके बिना हमारी फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकती है। अब ये दोनों हमारे गैमेट फॉर्मेशन और गैमेट ट्रांसफ़र ये दोनों थे हमारे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। अब प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स दोनों ख़त्म हो गए, गैमेट्स दोनों फॉर्म हो गए, साथ में आ गए, तो अब होगा अब फर्टिलाइजेशन। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच में जो मेन डिफरेंस होता है वो होता है फ्यूजन ऑफ गैमीट्स का। इसीलिए फ्यूजन ऑफ गैमीट्स जो होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोस्ट वाइटल सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। और इस फ्यूजन ऑफ गैमीट्स को हम इस प्रोसेस को कहते हैं सिंगैमी। इसे कर लेते हैं हाईलाइट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सिंगैमी। और सिंगैमी को हम और दूसरा वर्ड भी यूज़ करते हैं जो कि है फर्टिलाइजेशन। इन दोनों टर्म्स को हम इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हैं, मतलब सिंगैमी की जगह फर्टिलाइजेशन यूज़ कर सकते हैं एंड वाइस वर्सा। और ये तो हमें पता ही है, हम इतनी देर से पढ़ते आ रहे हैं कि भाई गैमीट बना और फिर लास्ट में यही होता है ना कि गैमीट का हमें फ्यूजन करवाना होता है। फ्यूजन होके हमारा फॉर्म होता है जाइगोट। सिंस हमारे जो गैमीट्स हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, मतलब उनकी प्लॉइडी n होती है, तो जब ये दो मिलते हैं गैमीट्स आपस में तो जो ये जाइगोट फॉर्म करेंगे उसकी प्लॉइडी होगी हमारी 2n, मतलब वो होगा डिप्लॉइड। ये भी यूनिवर्सल रूल होता है कि जो जाइगोट है वो हमेशा डिप्लॉइड ही होगा। अब व्हाट वुड हैपन इफ सिंगैमी डज नॉट अकर, अगर सिंगैमी नहीं होगी मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स नहीं होंगे, तो जो ये पीछे इतना पढ़ते आ रहे हैं हम प्रोसेस की गैमेट फॉर्म हुआ, गैमेट ट्रांसफ़र हुआ, तो ये सब वेस्ट हो जाएगा और ऑफस्प्रिंग फॉर्म नहीं होगा। तो अगर सिंगैमी बहुत टाइम तक नहीं होती है तो फिर कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीशीज़ नहीं हो पाएगी। However, it has to be mentioned here that in some organisms like rotifers, honeybees and even some lizards and birds like turkey, the female gamete undergoes development to form new organism without fertilization. तो इसमें क्या होता है, हमारे जो गैमीट है वो फीमेल गैमीट में फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, ये अपने आप ही डेवलप होके एक न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म कर देता है। इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस। नेक्स्ट, वेयर डज सिंगैमी अकर, सिंगैमी कहाँ पे होती है, कहाँ होता है फर्टिलाइजेशन? तो मोस्ट एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स जैसे कि मेजॉरिटी ऑफ एल्गे और फिशेस और एम्फिबियंस, इन सब में सिंगैमी होती है हमारी एक्सटर्नल मीडियम में। और सिंस ये एक्वेटिक है तो ये एक्सटर्नल मीडियम होता है वाटर। अब ये फर्टिलाइजेशन ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बाहर होगी तो हम इसे कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन।
जो ऑर्गेनिजम्स एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन शो करते हैं इनमें कुछ फीचर्स होते हैं जो कि इनके लिए यूनिक होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या होता है कि जो दोनों जेंडर्स, दोनों सेक्सेस होते हैं इसके एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन शो करने वाले ऑर्गेनिजम्स के, इनके बीच में ग्रेट सिंक्रोनी होती है। ये आपस में सिंक होते हैं, इनका आपस में बहुत कनेक्शन होता है। तो जो अगर कुछ फीमेल में होगा तो उसका कनेक्शन मेल से होगा। तो इनका आपस में जो प्रोसेसेस चलते हैं वो काफ़ी इंटरकनेक्टेड होते हैं और एक साथ चलते हैं। और सेकंड चीज़ इसमें होती है कि जो गैमेट्स हमारे रिलीज़ होते हैं वाटर मीडियम में, ये बहुत लार्ज नंबर में रिलीज़ होते हैं, क्योंकि ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो वाटर जब मीडियम होता है तो उसमें गैमीट्स काफ़ी ज़्यादा लूज़ हो जाते हैं। तो इसको कंपेंसेट करने के लिए, इस लॉस को पूरा करने के लिए काफ़ी ज़्यादा नंबर में हमारे गैमीट्स रिलीज़ होते हैं, स्पेशली मेल गैमीट्स। और ये दोनों चीज़ें जो हैं ये इसके चांसेस को एनहांस करती हैं कि हमारा सिंगैमी का प्रोसेस, फ्यूजन का प्रोसेस अकर हो जाए। इसमें हमने बताया कि जो गैमीट्स हैं उनको भी काफ़ी डिसएडवांटेज होता है कि वो वाटर मीडियम में लूज़ हो जाते हैं काफ़ी सारे, और मतलब कम पड़ जाते हैं। यही सेम चीज़ हम ऑफस्प्रिंग पे भी अप्लाई कर सकते हैं। जो ऑफस्प्रिंग होते हैं वो एक्सट्रीमली वल्नरेबल होते हैं प्रेडेटर्स को, मतलब जो प्रेडेटर्स हैं वो ईजिली ऑफस्प्रिंग को हंट करके उनको खा सकते हैं। तो इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है उनको अडल्टहुड में पहुंचने के लिए। तो जब ऑफस्प्रिंग्स बहुत ज़्यादा नंबर में प्रोड्यूस होते हैं तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि काफ़ी ऐसे होंगे जो अडल्टहुड में ग्रो हो जाएंगे। ऐसा बोनीफिश और फ्रॉग्स में होता है क्योंकि उनमें लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं। सेकेंड हम आ जाते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन पे। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हमारी ये थी कि उसमें बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन हो रहा था। तो अब उसका ऑपोजिट होगा यहाँ पे इंटरनल फर्टिलाइजेशन में, जिसमें हमारे जो सिंगैमी है, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स है, ये बॉडी के अंदर होता है। ये किस में होता है? ये हमारे काफ़ी टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में होता है, ऑर्गेनिजम्स में होता है, जैसे कि फंजाई, हायर एनिमल्स जैसे कि रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, और मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स जैसे ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स, इन सब में होता है ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब इन सारे ऑर्गेनिजम्स में जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन शो करते हैं, इनमें एग जो है वो फीमेल बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होता है और मेल गैमेट को उसके पास जाके उससे फ्यूज़ करना होता है। तो ऐसे में क्या होता है, जो मेल गैमेट है वो मोटाइल होता है, मतलब कि वो मूव कर सकता है, और एग जो है वो स्टेशनरी होता है, वो अपनी जगह पे फीमेल बॉडी के अंदर रहता है और मेल गैमेट उसके पास आता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन शो करने वाले ऑर्गेनिजम्स में भी जो स्पर्म मतलब मेल गैमीट है उसका नंबर काफ़ी ज़्यादा होता है एग का कंपैरिजन में। जो कि एग होता है फीमेल गैमीट, उनका नंबर काफ़ी रिड्यूस्ड होता है। हाउएवर सीड प्लांट्स में क्या होता है कि जो मेल गैमीट है वो भी नॉन मोटाइल होता है, फीमेल गैमीट भी नॉन मोटाइल होता है। तो जो मेल गैमीट है वो हमारा फीमेल गैमीट के पास आता है, फर्स्ट ऑफ ऑल पॉलिनेशन के थ्रू वो उसके स्टिग्मा पे फॉल करता है, और फिर उसके बाद जो वो वहाँ पे फॉल हुआ वो जर्मिनेट होके उसकी पोलन ट्यूब उन मेल गैमीट्स को फीमेल गैमीट्स तक लेके जाती है। नेक्स्ट हम चलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स पे। फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो इवेंट्स होते हैं या फिर हमारे जाइगोट फॉर्मेशन के बाद जो भी इवेंट्स होते हैं उसको हम कहते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। सबसे पहले इन्होंने दिया है हमें जाइगोट। तो जाइगोट का फॉर्मेशन जो है वो हमेशा डिप्लॉयड होता है, ये तो हमने पढ़ लिया क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया, क्योंकि जाइगोट दो हेप्लॉइड गैमीट्स को फ्यूज़ करके बनता है, तो इसलिए वो हमेशा डिप्लॉयड होता है, और ये यूनिवर्सल रूल है इन ऑल सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स। हमेशा जो है जाइगोट डिप्लॉयड ही होगा। और ये हमने अभी पहले पढ़ा कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में जो हमारे ऑफस्प्रिंग या फिर जाइगोट फॉर्म होता है ये एक्सटर्नल मीडियम में होता है, यूजुअली वाटर, और जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन शो करते हैं उनमें जाइगोट जो फॉर्म होता है वो बॉडी के अंदर होता है फीमेल की। फर्दर डेवलपमेंट जो होता है जाइगोट का, आगे जो वो डेवलप होगा किस चीज़ में, कैसे डेवलप होगा, ये उसकी लाइफ साइकिल पे डिपेंड करता है ऑर्गेनिज्म के और उसके एनवायरनमेंट में, जो एनवायरनमेंट में वो एक्सपोज्ड है, जिस एनवायरनमेंट में वो रह रहा है। अब सबसे पहले इन्होंने हमें बताया है कि जो फंजाई होते हैं और एल्गे होते हैं, इनमें जो जाइगोट होता है वो हमारा थिक वॉल डेवलप कर लेता है। ये थिक वॉल इसको डैमेज से रेजिस्टेंट बना देती है।
जब ये थिक वॉल इसको डैमेज से रेजिस्टेंट बना देती है तो उसके बाद ये एक पीरियड ऑफ रेस्ट अंडरगो करता है, जिसके बाद इसकी जर्मिनेशन होती है। और यहाँ पे सेकंड इन्होंने हमें बताया है कि ऑर्गेनिज्म जिनकी हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है, मतलब कि जो उनकी एडल्ट बॉडी होती है वो हैप्लॉइड होती है। तो जो हमारा जाइगोट है वो तो डिप्लॉइड है। तो फिर इसमें क्या होता है, जो जाइगोट है वो मियोसिस अंडरगो करता है और हैप्लॉइड स्पोर्स फॉर्म करता है। ये हैप्लॉइड स्पोर्स हमारे ग्रो करते हैं हैप्लॉइड इंडिविजुअल्स में। नेक्स्ट इन्होंने हमें बताया है कि जो जाइगोट होता है वो हमारा वाइटल लिंक होता है, क्योंकि वो हमारी इंश्योर करता है कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज बिटवीन ऑर्गेनिज्म ऑफ वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। तो जाइगोट हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, एक इम्पॉर्टेंट लिंक होता है हमारी रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में, हमारे कंटिन्यूएशन ऑफ जनरेशन आफ्टर जनरेशन के लिए। हर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स, ह्यूमन बींग्स इंक्लूडेड, सिंगल सेल से स्टार्ट ऑफ करते हैं। तो आप सोच सकते हैं जाइगोट हमारा दो गैमीट्स को मिलके हमारा जो जाइगोट फॉर्म होता है वो सिंगल सेल्ड होता है, और वो कितना ज़्यादा डेवलपमेंट अंडरगो करता है कि वो इतने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स फॉर्म कर लेता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम एम्ब्रियोजेनेसिस पे। एम्ब्रियोजेनेसिस जो होता है ये प्रोसेस होता है हमारा डेवलपमेंट का जाइगोट से एम्ब्रियो में। तो एम्ब्रियो के नाम से ही पता लग रहा है, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के प्रोसेस को हम कहते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस की प्रोसेस में हमारा जाइगोट जो है वो काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट अंडरगो करता है। इसमें मेन चीज़ें क्या होती है, सबसे पहले तो हमारी होती है इसमें सेल डिवीजन। सेल डिवीजन जो कि क्या होता है, माइटोटिक डिवीजन के थ्रू होता है। माइटोसिस जो हमारा इक्वेशन डिवीजन था, सेम नंबर ऑफ सेल्स सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रहते हैं सेल्स फॉर्म में। तो सेल डिवीजन हमारा होता है इंक्रीज करने के लिए नंबर ऑफ सेल्स। फिर सेकंड जो जाइगोट अंडरगो करता है ये होता है सेल डिफरेंशिएशन। सेल डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेल डिफरेंशिएशन इसलिए होता है कि जो हमारी सेल्स हैं, ग्रुप्स ऑफ सेल, वो मॉडिफाई हो सके ताकि वो अलग अलग टिश्यू, स्पेशलाइज्ड टिश्यू, ऑर्गन, ये सब फॉर्म कर सके ऑर्गेनिज्म की। एंड नेक्स्ट इन्होंने हमें बताया कि जो हम एनिमल्स होते हैं वो कैटेगराइज होते हैं दो में, जो कि है ओविपेरस एंड विविपेरस। बेस्ड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट टेक्स प्लेस आउटसाइड और इनसाइड द फीमेल बॉडी। तो ये जो ओविपेरस है और ये विविपेरस है, ये बेस होता है कि हमारा जाइगोट का जो डेवलपमेंट हो रहा है वो आउटसाइड द बॉडी हो रहा है या फिर इनसाइड द बॉडी हो रहा है, किसके, फीमेल पेरेंट के। तो इससे बेसिकली क्या होता है कि सबसे पहले इसमें ओविपेरस जो होते हैं एनिमल्स, उनमें जो फीमेल होती है वो फर्टिलाइज्ड एग्स ले करती है। तो ये फर्टिलाइज्ड एग्स जो इन्होंने ले करे, इसका डेवलपमेंट बाहर होता है एनवायरनमेंट में। और ये एग्स किस तरह के होते हैं, इनके ऊपर एक हार्ड कवरिंग होती है। हार्ड कवरिंग किसी कैल्सरस शेल की हार्ड कवरिंग होती है, और जो फीमेल होती है वो इसे एक सेफ एनवायरनमेंट में, सेफ प्लेस में ले करती है। और एग्स ले होने के बाद इनका एक पीरियड ऑफ इंक्यूबेशन होता है जो वो अंडरगो करते हैं। ये क्या होता है, ये पीरियड ऑफ ग्रोथ होता है जो कि एग्स हैच होने से पहले ये इनको ऑफस्प्रिंग को अंडरगो करना पड़ता है। और ये किस किस में होता है, ये हमारा मोस्टली होता है रेप्टाइल्स में एंड बर्ड्स में। सेकंड आता है हमारा विविपेरस। विविपेरस जो होते हैं इनमें क्या होता है, विविपेरस एनिमल्स जो कि हमारे मेजॉरिटी ऑफ मैमल्स होते हैं, ह्यूमन बींग्स इंक्लूडेड, इनमें जो जाइगोट होता है वो फीमेल बॉडी के अंदर ग्रो करता है, बाहर वो उसे ले नहीं करती है। जो जाइगोट है वो अंडरगो कर रहा है डेवलपमेंट, फिर वो फॉर्म होगा एम्ब्रियो में, फिर वो और थोड़ी सी डेवलपमेंट अंडरगो करेगा, तो फिर एक स्टेज आती है ग्रोथ की, जिसके बाद जो यंग वंस होते हैं वो डिलीवर आउट हो जाते हैं बॉडी के। जो कि आपको पता होगा जैसे ह्यूमन बींग्स में तो 9 मंथ्स का पीरियड होता है, जिसके बाद जब बेबी जितना डेवलप हो जाता है फिर उसको वो पार्चुरेशन के थ्रू बाहर आ जाता है। ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अब ओविपेरस और विविपेरस के बीच में क्या होता है, ओविपेरस तो सिंस ये अपने जो यंग वन है उसको पहले ही प्रॉपर डेवलपमेंट होने से पहले ही उसको ले कर देते हैं एग्स को, तो इनको प्रॉपर एम्ब्रियोनिक केयर नहीं मिलती है जो कि विविपेरस एनिमल्स के ऑफस्प्रिंग्स को मिलती है, क्योंकि ये तो मैकेनिकल स्ट्रेस और इन सब चीज़ों से प्रोटेक्टेड होते हैं, क्योंकि ये फीमेल बॉडी के अंदर होते हैं। तो इनके चांसेस ऑफ सर्वाइवल काफ़ी हाई होते हैं ओविपेरस एनिमल्स के ऑफस्प्रिंग्स के कंपैरिजन में।
अब जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं इनमें जो हमारा जाइगोट होता है ये ओव्यूल्स के अंदर होता है, ओव्यूल्स के अंदर होता है हमारा जाइगोट। तो जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो उसके बाद जो सेपल्स होते हैं, जो नीचे ग्रीन पार्ट होते हैं फ्लावर के, वो और पेटल्स जो कि कलरफुल, ऊपर कोरोला होता है, कलरफुल पार्ट होता है फ्लावर का, और स्टेमेंस जो कि हमारे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का, ये तीनों विदर और फॉल ऑफ, मतलब ये ड्राई होके फॉल ऑफ हो जाते हैं। और जो पिस्टल्स होते हैं, सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये अब अटैच्ड रहता है। कैन यू नेम अ प्लांट इन विच सेपल्स रिमेन अटैच्ड? कोई ऐसा प्लांट आप नेम कर सकते हैं जिसमें सेपल्स अटैच्ड रहते हैं? तो येस, टमाटो में आप देखेंगे, टमाटो में जो ग्रीन ग्रीन ऊपर पार्ट होता है वो उसके सेपल्स होते हैं, वो अटैच्ड रहते हैं। आगे इन्होंने हमें कुछ कन्वर्जन्स बताए हैं जो कि हमारे फर्टिलाइजेशन के बाद इनमें होते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स में। तो इनमें क्या होता है, जो हमारा जाइगोट होता है वो तो एम्ब्रियो में ग्रो करता है, ये तो सब ऑर्गेनिजम्स में यूनिवर्सल चीज़ है, ये तो होता ही है। जो ओव्यूल्स होते हैं जिनके अंदर हमारा जाइगोट होता है, ओव्यूल्स हमारे सीड्स में ग्रो करते हैं, और सीड्स जो हैं ये फेवरेबल कंडीशंस जब मिलती हैं उस टाइम जर्मिनेट हो जाते हैं। ओवरी जो होती है, ओव्यूल्स हमारे ओवरी के अंदर होते हैं ना, तो जो ओवरी होती है वो फ्रूट फॉर्म करती है, और इस फ्रूट के बाहर एक थिक वॉल आ जाती है, प्रोटेक्टिव वॉल, इसको हम कहते हैं पेरिकार्प। इसका काम होता है फ्रूट को प्रोटेक्ट करना। तो ये इसमें कुछ कन्वर्शंस दिए हुए हैं इन्होंने, जैसे ये ओवरी फ्रूट में डेवलप होना, इसकी थिक पेरिकार्प होता है, और क्या था, जाइगोट एम्ब्रियो में, ओव्यूल सीड में, ये सब इसके इम्पॉर्टेंट है। ये क्या दिया है इन्होंने, आगे देखते हैं। ये दिया है अ फ्यू काइंड ऑफ फ्रूट्स शोइंग सीड्स एंड प्रोटेक्टिव पेरिकार्प। तो ये तो हमारा पी प्लांट है, इसमें ये हमारा सीड है, ये बाहर का जो ये पॉड होता है इसका, ये इसके पेरिकार्प है। इसमें ये अंदर ये सीड्स हैं, ये इसका पेरिकार्प है। इसमें ये सीड्स हैं, ये पेरिकार्प है। इसमें ये छोटे छोटे से सीड्स हैं और ये थिक पेरिकार्प है इसका। एंड दैट्स इट, यही है हमारा फर्स्ट चैप्टर में। ये चैप्टर हमारा बहुत इजी है और इसमें से जो क्वेश्चंस आते हैं उसके आप थोड़ा सा अच्छे से इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो 100% आंसर कर सकते हैं, कुछ भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं इसमें से। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया, मेक श्योर टू लाइक द वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप और इस तरह की वीडियोज़ आगे देख पाएँ, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए अगर आपको ये हेल्पफुल लगी, ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।